वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल बायो रूट्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। इससे पहले दो लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, उसमें मेंडल की हिस्ट्री पढ़ी थी और साथ ही साथ में डीएनए की पैकेजिंग न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से होती है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जरूर देखें। और आइए आज का हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जीन एंड एलील। क्या होता है जीन और क्या होता है एलील। जीन की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर के अंत में कर दी थी कि जीन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर होता है और जीन क्या होता है, तो वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसे हम जीन कहते हैं। अगर आप बात करते हैं जीन की तो इसकी प्रेजेंस पाई जाती है क्रोमोसोम के ऊपर। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। उन सभी क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे जीन मौजूद होते हैं। अगर आप देखो तो जीन का काम क्या है, तो जीन हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कौन से कैरेक्टर हैं जिनको जीन कंट्रोल करेंगे, तो वो कैरेक्टर हैं जैसे कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारा जेनेटिक डीएनए फॉर्मेशन किस तरह का है, साथ ही साथ में आपकी आंखों का कलर, ये कई सारे बॉडी कैरेक्टर जिनसे ओवरऑल पूरी बॉडी मिल करके बनी है, वो सारे कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, पर्टिकुलर जीन है उनके लिए। अगर आप बात करो इन कैरेक्टर की तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में कैरेक्टर के लिए हम एक नया शब्द यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेट। ट्रेट का अर्थ भी वही है जो कैरेक्टर का है, मतलब कि एक गुण। जीन को समझने के बाद चलते हैं एलील पे। एलील क्या है, तो एलील जीन का पेयर है। एक अकेला जीन है, एक अकेला सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो उसे हम जीन कंसीडर कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा में केवल दो, अगर दो हमारे पास जीन हैं तो उन्हें एक साथ जब हम कहेंगे तो हम उसे कहेंगे एलील। लेकिन कुछ दो या तीन बारीक चीजें हैं जिनको समझ लेना है कि किसे एलील कहा जाएगा और किसे एलील नहीं कहा जाएगा। आओ देखते हैं। तो देखो, किसी भी जीन्स के पेयर को एलील कंसीडर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि जो वो दो जीन हैं वो दोनों जीन एक ही कैरेक्टर के होने चाहिए। एक कैरेक्टर मींस जैसे कि आप बात कर रहे हैं हाइट की, या फिर आप बात कर रहे हैं शेप की। तो हाइट के लिए अगर आपकी बॉडी में दो जीन मौजूद हैं, एक जीन जो आपकी बॉडी के हाइट को टॉल करवा सकता है, दूसरा जीन जो आपकी बॉडी की हाइट को ड्वार्फ यानी बौना करवा सकता है, तो यहां पर आपकी हाइट की इंक्रीजमेंट के लिए, आपको टॉल करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसे लेटर टी से दिखाया जाएगा, कैपिटल लेटर से, और जो आपके ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसे दिखाया जाएगा स्मॉल टी से। यहां पे बात समझिए, एक ट्रेट के लिए आपके पास दो जीन हैं, इन्हें आप कह सकते हैं एलील। एक ही ट्रेट के दो अलग अलग जीन, यानी एक ही जीन के दो अलग अलग एक्सप्रेशन, एक ही जीन के नहीं, एक ही एलील के दो अलग अलग एक्सप्रेशन, इन्हें हम क्या बोलने वाले हैं, एलील। आगे पहली कंडीशन हमने जान ली है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो सेम होना चाहिए, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग लोकाय, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों को प्रेजेंट होना चाहिए, और वो भी एक अगर क्रोमोसोम के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है तो दूसरा क्रोमोसोम के नीचे वाला आर्क जो है उसमें मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्रोमोसोम में आप इस वाले आर्क पे एक जीन बनाते हैं और दूसरा जीन यहाँ पर है और आप इन दोनों को एलील कंसीडर कर लेंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि एलील सिर्फ तब होंगे जब ये दोनों सेम ट्रेट के भी हों, सेम क्रोमोसोम पर भी हों, और साथ साथ में अलग अलग आर्क पर भी हों, एक ऊपर वाला आर्क तो एक नीचे वाला आर्क। ये तीन कंडीशन ध्यान रखेंगे तो जो पेयर ऑफ जीन मिलेगा उसे हम क्या कह सकते हैं, एलील कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्रोमोसोम पे आप इस रेड कलर के मार्क को देखेंगे, ये एक जीन है, तो ये दो जीन आपको जो दिख रहे हैं, इन दो जीन का जो पेयर बनता है इसे क्या कंसीडर किया जा सकता है, एलील। ऐसे ही ब्लू कलर के
जो आपको जीन दिख रहे हैं ये भी एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, एक ही कैरेक्टर के हैं और कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे हैं, तो इसीलिए इन्हें भी क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम एलील कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन दो क्रोमोसोम की, तो इसमें देखिए दोनों कैरेक्टर्स तो सेम हैं, हो सकता है दोनों हाइट के हों, दोनों शेप के हों, दोनों कलर के हों, इनका कैरेक्टर सेम है, लेकिन इनका क्रोमोसोम सेम नहीं है। एक क्रोमोसोम ए पर है तो दूसरा क्रोमोसोम बी पर है। अगर इसे एलील कंसीडर करना है तो या तो ये दोनों ए पे होने चाहिए या तो ये दोनों बी पे होने चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में एलील नहीं हैं, लेकिन ये और ये आपस में एलील हैं। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं कि जीन और एलील के अंदर आखिर अंतर क्या होता है। तो जीन और एलील के अंतर को बहुत ही कम शब्दों में जानना है। ईच जीन कैरी डिफरेंट ट्रेट। आपकी बॉडी में हर एक जीन आपकी बॉडी का एक अलग गुण कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जीन आपको 2 या 3 या 5 तरह के कैरेक्टर को फॉलो करेगा, वो केवल एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन। हमारी बॉडी में जैसा मैंने बताया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम पे हजारों जीन जो है वो मौजूद होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह रहते हैं इसमें। ह्यूमन्स हैव अराउंड 25,000 ऑफ जीन। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ह्यूमंस के पास पूरे 46 क्रोमोसोम के ऊपर अगर आप एक साथ देखना चाहें तो लगभग 25,000 गुण हैं, यानी आपकी बॉडी में टोटल आपकी बॉडी के सारे गुणों को मिला लिया जाए तो आपकी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 25,000 ऑफ जीन मौजूद होंगे। मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर 1, यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा जीन मौजूद है वो मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। और कितनी मौजूद है, इनकी संख्या है लगभग 3000। अगेन इट इज एन अप्रॉक्स वैल्यू। और वहीं पर अगर आप बात करें मिनिमम नंबर ऑफ जीन किस पर मौजूद हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीन मौजूद हैं आपके क्रोमोसोम नंबर Y पर। यह बात हो रही है ह्यूमन क्रोमोसोम की। ह्यूमन क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर Y पर लगभग 231, लगभग नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर Y पर आपका 231 नंबर ऑफ जीन प्रेजेंस हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर सबसे कम जीन मौजूद हैं एंड नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन मौजूद हैं। क्योंकि Y वाले क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन मौजूद हैं, इसीलिए इसे आप आम भाषा में नील क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्रोमोसोम जो लगभग खाली है, क्योंकि 25,000 की तुलना में 231 जीन की संख्या को हम लगभग ना के बराबर मान चल रहे हैं, इसीलिए हम कह देते हैं कि Y क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम है, नील क्रोमोसोम है। जीन के बारे में ये बातें समझ ली हैं, तो आइए एलील को भी जान लेते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि जीन ऑफ सेम ट्रेट ऑक्यूपाई कॉरस्पॉन्डेंस लोकेशन, ये एक ही क्रोमोसोम में एक ऊपर एक नीचे लोकेशंस को फॉलो करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस यानी एक ही क्रोमोसोम पे। ईच एलील असाइंड इट्स डिफरेंट लेटर या सिंबल। अब अगर आप किसी एक एलील की बात करो तो एलील में पेयर है जीन्स का, तो उन दोनों को दिखाने के लिए कोई एक ही लेटर यूज किया जाएगा। यानी कि जैसे हम हाइट की बात कर रहे थे तो हाइट में देखो 2 जीन थे, मान लेता हूं जीन नंबर 1 एंड जीन नंबर 2, क्योंकि एलील में 2 जीन है, तो दोनों ही जीन्स को आप जिस लेटर से दिखा रहे हो वो लेटर टी है। वो टी के 2 अलग अलग एक्सप्रेशन जरूर हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि जो 2 जीन होते हैं हमारे पास, वो जो 2 जीन हैं वो 2 अलग अलग तरह के होते हैं, वो दोनों एक जैसे नहीं होते। होने को एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर के एक ही एलील के 2 एक्सप्रेशन मिनिमम पाए जाते हैं। उनमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक ऐसा जीन जिसके अंदर ताकत ज्यादा है, जो प्रभावी है, उसे हम डोमिनेंट जीन का नाम दे देते हैं और उसके जीन को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और वहीं पर दूसरा जीन जो थोड़ा कम ताकतवर है, अप्रभावी है, अपने आप को इतनी आसानी से दिखा नहीं पा रहा है कुछ, तो उस तरह के जीन को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। लेकिन बात ध्यान रखनी है कि दोनों का लेटर आखिर टी है। जो इसमें डोमिनेंट है उसे कैपिटल टी से दिखाया जाएगा, जो रिसेसिव है यानी अप्रभावी है उसे स्मॉल टी से दिखाया जाएगा। यहां पे इस चीज को समझ लेते हैं कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैसा है। तो देखो यहां पे आपको दिया है ट्रेट, 2 तरह के ट्रेट बताए जा रहे हैं एग्जाम्पल में। एक है हाइट, मान लेते हैं एक पौधे के ऊपर, हम क्योंकि मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो पौधे के बारे में ही बात करेंगे। एक पौधे की हाइट को कंसीडर किया जाए तो पौधे की हाइट उसका एक गुण है, उसका जो
एलील बनेगा, उस एलील को लेटर दिया हमने T, और उसमें जो दो जीन हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट को बोलेंगे कैपिटल T, जो रिस्पॉन्सिबल है पौधे की हाइट में टॉलनेस लाने के लिए, वो ये रहा, इसे हम कहेंगे डोमिनेंट। और जो दूसरा है वो है स्मॉल t, जो रिस्पॉन्सिबल है पौधे की हाइट में ड्वार्फिज्म लाने के लिए, तो वो है आपका स्मॉल t वाला रिसेसिव ट्रेट। अब ऐसे ही शेप में है, राउंड के लिए कैपिटल R एंड रिंकल्ड के लिए स्मॉल r। तो दो जीन के एक्सप्रेशन जो हैं वो कैसे हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, तो ये देखो, डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन बोथ कंडीशन। दो कंडीशन होती हैं, वो होती हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यहां लिखा हुआ है, देखो, अगर एक एलील के जो दो जीन हैं वो दोनों एक जैसे हों, चाहे तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हों या फिर दोनों के दोनों रिसेसिव हों, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है होमोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। दोनों ही कंडीशन में अपने आप को वो डिफाइन करेगा, अपने आप को शो करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो हेट्रोजाइगस कौन सा है, जिसमें एक डोमिनेंट होना चाहिए और एक रिसेसिव होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रिसेसिव हो जाएं या दोनों डोमिनेंट हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो होमोजाइगस की कैटेगरी में आ जाएगा, ना कि हेट्रोजाइगस की कैटेगरी में। तो अगर एक डोमिनेंट एलील की बात की जाए तो वो किसी भी कंडीशन में रहे, चाहे हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में हो और चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, अगली पीढ़ी में उसके गुण आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, वो प्रभावी है, अपने आप को शो करेगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रिसेसिव एलील। कौन सी होती है, रिसेसिव जो दब के रहता है, जो थोड़ा डरपोक सा है। तो रिसेसिव एलील जिसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, ऐसा एलील सिर्फ अपने आप को तब शो करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन यानी कि जब दोनों कौन से हों, एक जैसे, जब दोनों एक जैसे हों, और दोनों एक जैसे में भी कौन से, रिसेसिव वाले। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे एक कमजोर सा व्यक्ति है तो वो प्रभावी लोगों के पास में, जब ताकतवर लोगों के करीब रहेगा, अपनी बातों को ढंग से ना कह पाएगा ना समझा पाएगा। लेकिन वही कमजोर सा व्यक्ति अगर अपने ही जैसे लोगों के साथ में रहेगा तो खुल करके अपनी बातों को बता पाएगा, कह पाएगा और समझा पाएगा। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि एक डोमिनेंट, एक प्रभावी जीन कभी भी अप्रभावी जीन के ऊपर हावी हो जाएगा और उसकी गुणों को मास्क करके ढक देगा और केवल अपनी ही चलाएगा, और अगली पीढ़ी में केवल उसके गुण दिखाई देंगे। इसीलिए वो चाहे पेयर में हो और चाहे अकेला हो, चलती उसी की है। लेकिन रिसेसिव की बात करें तो जब वो किसी डोमिनेंट के साथ मौजूद होता है तब वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता, वो डर के रहता है। लेकिन जब कोई डोमिनेंट उसके साथ में नहीं होता, वो अकेला है और साथ में जो दूसरा साथी है वो भी उसी के जैसा रिसेसिव गुण वाला है, तो फिर दोनों मिल करके अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से दिखा पाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है। आज के टॉपिक में इतना ही था। इसके आगे वाले लेक्चर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आपको और अच्छे से समझना है तो जो हमने ऑलरेडी जो 2 लेक्चर बने हुए हैं और आज का ये जो 1 लेक्चर पड़ा है, इनको आप एक बार बढ़िया से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा मेंडल के लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर वो आपको दम नहीं मिलेगा, वो आपको जो कहते हैं डिटेलिंग पकड़ में आनी चाहिए, वो पकड़ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।